नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल जीएस प्लेनेट पर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज अक्टूबर 18 और 19 के महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं और उन पर आधारित जो संभावित प्रश्न हैं एग्जाम में बन सकते हैं उनको एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो हाल ही में किस सुरक्षा बल का 37वां स्थापना दिवस मनाया गया है? रिसेंटली 37th फाउंडेशन डे वॉज ऑब्जर्व फॉर विच सिक्योरिटी गार्ड? ठीक है, CRPF, CISF, BSF या NSG। CRPF का फुल फॉर्म पता है आप लोगों को? ये सारे के सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस किसे बोलते हैं भैया? अर्धसैनिक बल को बोलते हैं। अर्धसैनिक बल ऐसे बल होते हैं, ऐसे फोर्स होते हैं जो होते तो पुलिस की कैटेगरी में होते हैं, पुलिस की कैटेगरी में, बट इनका काम जो है सेना की तरह होता है, तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? पैरामिलिट्री फोर्स, अर्धसैनिक बल। क्लियर है? तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, सारे के सारे ये किसके अंतर्गत आते हैं बच्चा? गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। जैसे आर्मी आपका डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, तो ये आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और BSF मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और NSG मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? NSG का गठन कब हुआ था? 1984 में हुआ था। कब हुआ था? 1984, 16 अक्टूबर। अब आप कहोगे गुरुजी 1986 में हुआ था। बिल्कुल, 1986 में NSG एक्ट आया था। एक्ट बनाकर इसे जो है एक तरह से स्टैचुरी स्टेटस दे दिया गया था, यानी कि सांविधिक दर्जा दे दिया गया था 1986 में। तो फाउंडेशन अगर पूछा जाए तो अगर ऑप्शन में 84 है तो आपको 84 ही लगाना है। ठीक है, तो 1984 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन तब गवर्नमेंट ऑर्डर के नोटिफिकेशन से आया था, बाद में एक्ट बनाकर इसे सांविधिक दर्जा दे दिया गया था। क्लियर है? बाकी आपको बता दें BSF जिसका गठन कब हुआ था? 1965 में हुआ था। CISF और CRPF का गठन कब हुआ था ये आपको बताना। CRPF का गठन फिलहाल ब्रिटिश काल में ही हो गया था। CISF तो अभी हुआ है रिसेंटली। आपको बताना है कि CRPF और CISF का गठन कब हुआ था, किस वर्ष, एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बच्चों। ठीक है, पोस्ट लाइक किया करें भाई। आप लोग वीडियो पूरा देख लेते हो, लाइक नहीं करते। आगे अंगूठा लगाने में क्या जाता है आपका? लगा दिया करो बच्चा। हाँ, आगे देखते हैं। हाँ, ये न्यूज़ है। 37th रेजिंग डे NSG इज़ वर्ल्ड क्लास ट्रेंड फोर्स टू टैकल टेररिज्म, अमित शाह ने बोला है। 16 अक्टूबर 1984 में इसे स्थापित किया गया था। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। दूसरी बात, क्यों बनाया गया था 1984 में? अच्छा बताओ क्या घटा था? तो इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। क्या हुआ था? इंदिरा गांधी जी जो कि प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, उनके खुद के सिक्योरिटी गार्ड ने उनकी हत्या कर दी थी, क्योंकि उस समय जो सिखों का थोड़ा सा मामला चल रहा था। स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, जिसमें क्या हुआ था, खालिस्तानी आतंकवादी जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप था, वो वहाँ पे मारकाट हुआ था सेना के द्वारा। तो इससे बहुत सारे सिख नाराज़ थे कि स्वर्ण मंदिर में इस तरह के केसेस हुए, और इसी का बदला लेने के लिए ये सब किया गया था। तो उनके खुद के सिक्योरिटी गार्ड ने, जो कि सिख कम्युनिटी का था, और उन्होंने जो है गोली मार दी थी इंदिरा गांधी जी के। बाद में इसके क्या हुआ था? इसके जवाब में पूरे दिल्ली में क्या हुए थे? सिखों के खिलाफ दंगे हुए थे, जो कि एक पूरी तरह से कांग्रेस के लिए आज तक जो है शर्मनाक रहा है, क्योंकि देश के वह सबसे बड़े दंगों में से एक था। लगभग 3000 ऑफिशियल डेटा है कि 3000 सिखों की मौत हुई थी। हालांकि अनऑफिशियल अगर डेटा की बात करें तो इससे ज़्यादा संख्या हो सकती है। बड़ी भयावह मंजर था। तो ये सारी की सारी चीज़ें लिंक थी एक दूसरे से। 84 में 31 अक्टूबर 1984 में क्या हुआ था, समझ में आया? एक मिनट, हाँ, 31 अक्टूबर क्या हो रहा है ये? एक मिनट, कोई बात नहीं। 31 अक्टूबर 1984 में इनकी जो है हत्या हुई थी। ठीक है, और उन्हीं के हत्या के दौरान जो है क्या होता है, NSG को क्रिएट किया गया था। क्लियर है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इनका काम क्या होता है कि जितने भी VIPs हैं या जितने भी सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, सेंसिटिव लोग हैं, उनकी रक्षा करना। ठीक है, इन्हें ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ब्लैक कैट्स के नाम से किस सिक्योरिटी फोर्स को जाना जाता है, तो NSG। आप होपफुली इतना बहुत है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जोनास गहर किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? जोनास गहर वॉज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड। चारों एक ही तरह के देश हैं, मतलब एक ही रीजन है, इनका लोकेशन सेम है। सही आंसर क्या है? नॉर्वे। नॉर्वे के ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं जोनास गहर। प्राइम मिनिस्टर जी ने जो है क्या किया था, अपना कॉन्ग्रेचुलेशन एक्सटेंड किया था। PM कॉन्ग्रेचुलेट्स HE जोनास गहर स्टोर ऑन एज्यूमिंग ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे। ठीक है, तो नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनको जो है शुभकामना दी, और भारत और नॉर्वे के द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने की कामना भी की कि हम लोग मिलकर आगे बढ़ाएंगे जो भी बायलैटरल हमारे रिलेशंस हैं। ठीक है, आओ देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, ये आपका देखिए, एक होता है आइसलैंड, एक होता है नॉर्वे, एक होता है स्वीडन, और एक होता है फिनलैंड, और एक होता है डेनमार्क। तो ये 5 देश मिलकर क्या कहलाते हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्री कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्री। ज्योग्राफी में कभी कभी पूछ लेता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज
कौन कौन है? तो ये 5 देश क्या है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है। इसका अपना जोग्राफिकल हिस्ट्री है, इसका भौगोलिक इतिहास है, उसमें मत पढ़िए, बस ये समझिए 5 देश कौन कौन से, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। ये 5 क्या हैं आपके स्कैंडिनेवियन कंट्री है। और ये पाँचों के पाँचों की जो इंडेक्स होती है, अगर हम बात करें क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की गुणवत्ता के जितने भी इंडेक्स आते हैं, जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, डेमोक्रेसी का इंडेक्स हो गया, फ्रीडम ऑफ प्रेस का इंडेक्स हो गया, और क्या कहते हैं कि तो इस तरह के जितने भी क्वालिटी ऑफ लाइफ के इंडेक्स आते हैं उन सब में स्कैंडिनेवियन देश नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 अक्सर रहते हैं। नॉर्वे की बात कर लेते हैं। नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्लो। और यहाँ की करेंसी क्या है? क्रोन। क्या है? क्रोन है। और अभी प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? गहर जी बने हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। ये दूसरी बात क्या है, स्वीडन, नॉर्वे बहुत सारे इंडेक्स में टॉप पे चल रहा है। जितने भी वर्ल्ड रैंकिंग जारी होती है अलग अलग इंडेक्स की, अलग अलग सूचकांकों के, किस में नंबर 1 है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी होता है, मानव विकास सूचकांक, जिसमें भारत बहुत पीछे है। भारत कितने पीछे है मानव विकास सूचकांक? 139वें 140वें नंबर पर आता है। और इसमें नॉर्वे किस नंबर पर है? एक फर्स्ट रैंक पे। तो नॉर्वे जिसमें नंबर 1 पे आपको पता होना चाहिए। दूसरा, यूएनडीपी का एक और इंडेक्स आता है, इनइक्वलिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भी पहले पे है। इसका इनइक्वलिटी एडजस्टेड मतलब जो असमानता है, असमानता को सबसे ज़्यादा दूर करने में, लैंगिक असमानता की बात हो रही है। ठीक है, हाँ, जेंडर इनइक्वलिटी की बात हो रही है, और भी इनइक्वलिटी के जो पैरामीटर्स है, गरीब अमीर सेक्शनल जितने भी होते हैं, उस सबको फेज आउट करने में नॉर्वे नंबर 1 है। ठीक है, द इकोनॉमिस्ट की, अच्छा ये नहीं इतना पूछा जाता है, कहाँ गया है ये? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा जारी होता है ये? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, SDSN बोलते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है किसके द्वारा जारी होता है। ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है कि मतलब दुनिया में जो सबसे खुशहाल देश हैं, एक मिनट, दुनिया के जो सबसे खुशहाल देश हैं उसमें नंबर 1 कौन है? तो नॉर्वे है। भारत इसमें भी 100 बहुत पीछे है। ठीक है, हाँ, क्लियर है। तो आपको ये रिपोर्ट पता होना चाहिए, ये वाली रिपोर्ट जितना मैं टिक लगा रहा हूँ उतना आपको पता होना चाहिए। ये 3 हो गया। और उसके बाद कहाँ है? ये इतना नहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक, कहाँ गया? नंबर 1 ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, मतलब किस किस देशों में प्रेस को स्वतंत्रता मिली है। स्वतंत्रता मतलब अपने सरकार उन पर लगाम वगाम नहीं लगाती, वो अपने हिसाब से जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो उनको मिले हैं उसको पूरी तरह से उसको एंजॉय करते हैं और उसी हिसाब से अपना काम करते हैं और डेमोक्रेसी को मजबूत करते हैं। उसमें भी नंबर 1 है। तो नंबर 1 क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, इनइक्वलिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें नंबर 1 है। एक और चीज़ है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट का डेमोक्रेसी इंडेक्स आता है कि लोकतंत्र कहाँ सबसे बढ़िया है। तो लोकतंत्र अगर देशों की बात करें तो नॉर्वे इसमें भी नंबर 1 है। तो इतने पाँच जो रैंकिंग है आपकी, 5 इंडेक्स है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। समझ में आया? हाँ, इसमें नॉर्वे नंबर 1 है। अभी हमने नोबेल प्राइज़ कल डिस्कस किया था, तो आपको पता होगा कि ज़्यादातर जो स्वीडन, सॉरी क्या बोलते हैं कि नोबेल प्राइज़ है, उसकी जो घोषणा होती है, उसको जो दिया जाता है वो कहाँ दिया जाता है? स्टॉकहोम में दिया जाता है। लेकिन जो शांति का पुरस्कार होता है वो नॉर्वे में दिया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यूनाइटेड नेशन के किस संस्था के लिए वर्ष 2022-24 कार्यकाल के लिए भारत को सदस्यता मिली? रिसेंटली इंडिया हैज़ वन अ 2-year टर्म ऑफ 2022-24 ऑफ विच यून बॉडी। मेरे ख्याल से निश्चित तौर पर आने वाला एक प्रश्न है एग्जाम में। तो आपको जैसे पता होगा कि अभी पिछले जुलाई अगस्त के महीने की बात करें तो UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की भारत को सदस्यता मिली थी 2021-2023 के लिए। तो प्लीज़ इसको ना समझ लेना, ये अलग है, अलग बॉडी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बॉडी है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, मतलब विश्व मानवाधिकार परिषद। यूनाइटेड नेशन है संयुक्त राष्ट्र विश्व मानवाधिकार परिषद। इसमें कुल 47 सदस्य होते हैं और इसमें भी क्या होता है, बारी बारी सदस्यों को क्या किया जाता है, 2-2 साल के लिए जोड़ा जाता है। एक समय में केवल 47 ही मेंबर हो सकते हैं। और इनका काम क्या है, पूरी दुनिया में जो मानव के अधिकार हैं, मानवाधिकार के, समझ में आ रहा है? मानवाधिकार में 3 सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है जीवन की स्वतंत्रता, दूसरी होती है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और तीसरी होती है क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी की स्वतंत्रता। तो ये सारे ये इंपॉर्टेंट राइट्स होते हैं। और इसके अलावा इससे जुड़ी हुई जो भी और राइट्स होती हैं इसी के अंदर वो आ जाता है। वो मानवाधिकार का एक चार्टर होता है, वहाँ पे अधिकारों की पूरी सूची बनाई गई है। फिलहाल उसको मत देखिए। यूनाइटेड नेशन HRC का काम क्या है, पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं वो सब अपने अपने देश में मानवाधिकारों को क्या करें, प्रोटेक्ट करें, जिससे क्या हो
कि देश आगे बढ़ सके और विश्व में मनुष्य को बराबर का दर्जा मिल सके, उनके अपने अधिकार प्रोटेक्ट रह सके। तो इस तरह के काम करने के लिए यूएनएचआरसी जानी जाती है। भारत क्या बना है 2022-24 के लिए, इसका सदस्य फिर से बना है और उसको काफ़ी वोट मिले थे। तो इससे भारत की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम भी मानवाधिकार को प्रोटेक्ट करें, पूरी दुनिया में प्रोटेक्ट करने में अहम भूमिका निभाएं। क्लियर है, समझ में आया? ये देखिए, इंडिया गेट्स री इलेक्टेड टू यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल फॉर 2022-2024 के लिए री इलेक्ट हुआ, फिर से चुना गया है। और इसमें 193 मेंबर जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र सभा होती है, उसमें 184 वोट मिले इसको सदस्यता देने के लिए। होते 47 मेंबर ही हैं, जिनको वोट करके चुन लिया जाता है वही मेंबर बनते हैं 2 साल के लिए। समझ में आ रहा है? तो भारत को फिर से मौका मिला है। क्लियर है? हाँ, अगर बात करें यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की बात करें तो इसका गठन कब हुआ था? 2006 में हुआ था। कब हुआ था? 2006। इससे पहले देखिए क्या हुआ करता है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन हुआ करता था। क्या हुआ करता? आयोग हुआ करता। तो 1992-93 के आसपास सेटअप हुआ था, लेकिन अब उसको क्या कर दिया गया 2006 में, यूएनएचआरसी कर दिया गया, काउंसिल कर दिया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र विश्व मानवाधिकार परिषद 2006 में इसका गठन हुआ था। 47 मेंबर होते हैं और जो है यूएनएचआरसी में 3 साल के लिए बहुमत के साथ फिर से निर्वाचित, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, 2022, 23, 24 3 साल के लिए चुना गया। क्लियर है, समझ में आ गया? अब आईपीएल आपको पता है कि आईपीएल 2021 अभी घटा है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जो क्वेश्चन बन जाते हैं वो मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है कि आईपीएल 2021 में किस टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर खिताब जीता? विच टीम हैज़ वन आईपीएल 2021 टाइटल बाय डिफीटिंग कोलकाता नाइट राइडर्स? तो इसमें किसने जीता है आपको पता होगा, माही यानी कि महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने ये खिताब जीता। ठीक है, चौथा के बाद पांचवा क्वेश्चन भी है, चेन्नई सुपर किंग्स ने कितनी बार आईपीएल का खिताब जीता है? तो कितनी बार गए? एक बार 2010 में, फिर 11 में, फिर 2018 में और अब चौथी बार। तो चौथी बार जीता है और इससे ज़्यादा बार केवल मुंबई इंडियन ने जीता है, 5 बार। मुंबई इंडियंस के बारे में भी प्रश्न बन सकता है, वो 5 बार जीता है। और चेन्नई सुपर किंग्स ने कितनी बार जीता है? 4 बार जीता है। तो प्रश्न बनेगा, ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। इससे से रिलेटेड आईपीएल से ही 2 क्वेश्चन और बन सकते हैं। आईपीएल 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्लेयर किसे घोषित किया गया? मैन ऑफ द टूर्नामेंट ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल, हर्षल पटेल और जसप्रीत बुमराह। किसे बनाया गया? तो हर्षल पटेल जी को ये अवार्ड मिला है। इन्होंने कुल टूर्नामेंट में 32 विकेट निकाले थे, जो कि अब तक किसी भी भारतीय के द्वारा आईपीएल में, किसी भी आईपीएल में सर्वाधिक विकेट है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि सर्वाधिक विकेट किसने लिया था? हर्षल पटेल। ध्यान दीजिएगा, आईपीएल में एक अवार्ड होता है पर्पल कैप का। क्या बेटा? पर्पल कैप। पर्पल मतलब बैगनी कलर का कैप दिया जाता है उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट निकाले होते हैं। तो हर्षल पटेल को ये पर्पल कैप भी मिला था और ये मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुए थे। एक और प्रश्न बनता है कि जो हाईएस्ट स्कोरर होता है, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले को, उसको ऑरेंज कैप दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ऑरेंज कैप। तो इस बार ऑरेंज कैप किसने जीता था, यानी सर्वश्रेष्ठ स्कोरर कौन था? तो इस बार था ऋतुराज गायकवाड़। ध्यान दीजिए, ऋतुराज गायकवाड़ ऑरेंज कैप के विनर के साथ साथ इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर भी थे। इमर्जिंग प्लेयर मतलब उभरता हुआ सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। तो ये इनको भी 2 अवार्ड मिला है, हर्षल पटेल को भी 2 अवार्ड मिला। दोनों नोट कर लीजिएगा, मैन ऑफ द टूर्नामेंट के साथ साथ पर्पल कैप और ऋतुराज गायकवाड़ को ऑरेंज कैप के साथ साथ इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ये था आईपीएल से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। पीडीएफ हमेशा की तरह आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, और चाहें तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। कहीं कोई डाउट्स हो तो निश्चित तौर पर आप टेलीग्राम मुझे कर सकते हैं, मैं डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। कहीं पर भी अगर आपको लेक्चर में कहीं कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो सजेस्ट कीजिए, उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू ऑल, आज के लिए इतना ही।